सो हम बेसिकली सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लाइक जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज आल्सो नोन एज अ सिमेट्रिकल कर्व. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे, वन इज मीन एज वेल एज द वेरिएंस. सो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है दैट इज इंडिकेटिंग द लोकेशनल पैरामीटर मीन द सेंटर पॉइंट, जबकि वेरिएशन जो है वो इंडिकेट कर रही है कि फ्रॉम द सेंटर पॉइंट डाटा वैल्यू जो है वो कितनी अवे लाई कर रही है. So, जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका वेरिएंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, आपकी कर्व उतनी वाइडर होती चली जाती है, और जैसे जैसे वेरिएंस कम होता चला जाएगा वो उतनी मीन वैल्यू के करीब आती चली जाएगी. ओके, सो देन हमने कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. इट्स लुक लाइक इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ सिमेट्रिकल कर्व. ठीक है, सो मीन कि आपका मीन मीडियन मॉड जो है वो इक्वल होता है दैट इज लाइंग सेंटर ऑफ द डेटा पॉइंट और यू कैन द सेंटर ऑफ द कर्व. ठीक है, और जो मीन पॉइंट पे ही आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. कि आपका जो मीन के फंक्शन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है एट दिस पॉइंट. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 over सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई. ठीक है, e पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर. ठीक है, और रेंज इसकी हमने पढ़ी थी दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. हमारी जो है वो इसकी रेंज होती है इस एक्स एक्सिस की. सो वो हमें यहाँ पे इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आपके पास एट दिस पॉइंट जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी. सो दिस पॉइंट के ऊपर वो है वो मैक्सिमम को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, और साथ में यहाँ पे वो कह रहे थे 2 पॉइंट्स ऑफ द इन्फ्लेशन अकर एट द सिग्मा डिस्टेंस. सो व्हाट डज दिस मीन? रिमेंबर हम जी स्कोर निकालते थे ऑब्वियसली कि इस मीन वैल्यू का और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू द सिग्मा वैल्यू. रिमेंबर 1 सिग्मा हम करते थे -1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा -2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा. ठीक है, इसी तरीके से -3 सिग्मा. सो ये हम कैलकुलेट कर रहे होते थे, दैट इज बेस्ड ऑन, इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. और लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक होती है अगेंस्ट द एक्स एक्सिस. ठीक है, सिमेट्रिक सॉरी आइसिम्प्टोटिक होती है. सो आइसिम्प्टोटिक से क्या मुराद है कि दैट मीन ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो चलती रहती है, कभी भी आपके एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है. ठीक है, ओके. सो बेस्ड ऑन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था कि हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और उस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है, वी हैव डिस्कस्ड द जी स्कोर. ठीक है, और जी स्कोर हमारे पास जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस मीन ओवर सिग्मा करके. ठीक है, सो वी आर कन्वर्टिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और हमने डिस्कस किया था कि व्हाटएवर द मीन वैल्यू इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, the value of the mean in the standard normal distribution would always be the 0. जबकि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो भी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, but the value of the standard deviation in the standard normal distribution would be the 1. ठीक है, so that means using this formula z is equal to x minus mu over sigma, so we can convert this normal distribution into a standard normal distribution. और z score की definition हमने पढ़ी थी, the number of standard deviation your data point is lying away from the mean value. ठीक है, सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द जी स्कोर जो हमने डिस्कस किया. सो इसी चीज को इंडिकेट करते हुए हमने जो है वो एम्पिरिकल रूल पढ़ा था बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन से बेस्ड ऑन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल और एम्पिरिकल क्राइटेरिया, आपके पास अगर डाटा की शेप जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर जो डाटा लाई कर रहा होगा दैट इज 68% डाटा. ठीक है, so which we discuss in the probability and statistics course, as well as mu plus minus 2 sigma के अंदर जो डाटा लाई कर रहा होगा वो 95% है, और mu plus minus 3 के अंदर 99.7% जो है वो डाटा पॉइंट लाई कर रहा होता है. so that is based on कि अगर आपके पास जो डाटा की शेप है वो सिमेट्रिकल है, so according to the empirical rule
the percentage of data set lying between ±1, ±2 and ±3 standard deviation. Okay, so we are using the empirical rule to calculate कि how much percentage would lie between this. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर home की जो एवरेज वैल्यू है या प्राइस है दैट इज $125,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है $5,000, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि द एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ होम कि कितने परसेंटेज ऑफ हाउसेज जो है वो $120,000 और $130,000 के दरमियान लाई करेंगे। सो वंस वी कैलकुलेट द मीन प्लस माइनस 1, ठीक है, क्योंकि डाटा की शेप हम अज्यूम करें वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। सो अगर मैं करूँ म्यू प्लस माइनस 1 में जब कैलकुलेट करता हूँ सो आई एम गेटिंग 120 एंड 130, ठीक है। सो जैसे हम 120 एंड 130 गॉट करते हैं सो we can say using the empirical rule we know that कि mean plus minus 1 sigma के अंदर 68% डाटा लाई कर रहा है, तो we can say that कि इस एरिया के अंदर 68% हाउसेज ऐसे हैं जिनकी प्राइस जो है वो $120,000 से लेके $130,000 के दरमियान लाई कर रही होगी, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो कि हम एम्पिरिकल रूल के अकॉर्डिंग हैं, सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सो इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो लेट ओके। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमने का प्रॉपर्टी स्टैट्स कोर्स में पढ़ा था कि बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि वंस वी कन्वर्ट दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिनको हम जी कहते हैं, और अगर हम जो है वो n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स लें, मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से n नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स लें और अगर हम उसका स्क्वायर लेके सम करें तो हमने कहा था कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड बन जाती है, जिसमें जिसको हम काई स्क्वायर भी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। सो वी कैन कन्वर्ट दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज आल्सो दिस इज आल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बट इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करें इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हर वेरिएबल का हम स्क्वायर लेके सम करें, so this distribution would convert into the chi-square distribution. And then हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं z रैंडम वेरिएबल को डिवाइड कर दूं विद द स्क्वायर रूट ऑफ chi-square रैंडम वेरिएबल, मीन chi-square रैंडम वेरिएबल इसमें से कोई एक वेरिएबल लेके डिवाइडेड बाय n, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द t डिस्ट्रीब्यूशन। और t डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ा था which is look like a normal distribution, मीन z डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही लाइक करता है। और एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या होता है, दोनों की शेप जो है वो सिमेट्रिकल ही होती है, ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस लाई विद इन द टेल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ज्यादा थिनर होती है, जबकि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो टेल्स होती है वो ज्यादा थिकर होती है, ठीक है, बट शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम ही होती है, वो विच इज द नॉर्मल और यू कैन से द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और फर्दर वो कहते हैं कि हम काई स्क्वायर अगर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करें सो वी कैन कन्वर्ट इनटू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव स्क्यूड टाइप ऑफ कर्व, ठीक है। सो एज यू कैन सी दैट कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा ज्यादा स्क्यूनेस क्रिएट कर रहा होता है कंपेयर टू द काई स्क्वायर, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस हम क्या कर रहे हैं, सो these are just the different type of शेप के हम पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि z और t डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है स्पेसिफिकली z डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पैरामीटर था वो मीन वैल्यू होती है और वेरिएशन होती है, जबकि t डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्दो दैट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द z डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बट इसका जो पैरामीटर होता है इसकी जो शेप होती है वो डिपेंड कर रही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डिस्कस किया था दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट टू टेस्ट, ठीक है, वो कुड बी n-1 हो सकती है, कुड बी n1 plus n2 minus 2 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू आर यूजिंग। देन हमने कहा था कि काई स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है दैट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है सो यू कैन सी दैट कि आपकी जो कर्व है वो वापस नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है। सिमिलरली एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने कहा था कि जैसे जैसे आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इंक्रीज करेगी आपकी जो डाटा की शेप है वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिकल का मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो मूव कर रही होगी, ओके। और फिर हमने
इन टेस्ट को भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में डिस्कस किया था कि अगर आपने डिफरेंट तरह के मीन्स को आपस में कंपेयर करना है, सो आइदर यू कैन यूज टी टेस्ट और जी टेस्ट, ठीक है। सो जो हम क्विकली जो है वो डिस्कस करेंगे, और आइदर वी कैन यूज द एफ टेस्ट, ठीक है, कंपेयरिंग टू वेरिएंसेस। सो एफ टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने सिंगल वेरिएंस को जो है वो टेस्ट करना है, सो देन यू कैन यूज द काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है जी। सो दीज आर द यूजेस। ओके, एंड देन हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था कि हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डिस्क्रिप्टिव, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हुए आए, अनदर इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, दैट इज कि बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स whatever the conclusion we are drawing about the population, which is called as the inferential statistics, ठीक है। और inferential statistics को हमने further divide किया था into two categories, one is the estimation and another is the hypothesis testing। estimation को भी हमने दो categories में divide किया था, one is a point estimation and another is a interval estimation। point estimation को हमने कहा था कि बेसिकली ये हमें एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं, जो कि आपको बेसिकली एक रेंज के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हम बेसिकली बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम जो है वो अपनी पैरामीटर के अगेंस्ट उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड वी डिस्कस दैट कि हम किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल एज कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। मीन हम कंक्लूजन जो ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट द पैरामीटर, ठीक है। सो देन फिर हमने डिस्कस किया था कि ओके हाइपोथेसिस क्या होता है। सो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, सो इसको रीड आउट कीजिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट इज जस्ट द बेसिक कि आपके पास बेसिक हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। एज यू नो दैट कि हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, नल हाइपोथेसिस इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिव एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होता है। अगर null hypothesis इक्वल टू है तो अल्टरनेटिव नॉट इक्वल होगा, अगर null hypothesis ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अल्टरनेटिव लेस देन होगा, और null hypothesis लेस देन और इक्वल टू है तो अल्टरनेटिव ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि बेसिकली जो अगर आपके पास जो अल्टरनेटिव है वो नॉट इक्वल है तो हम उसको टू टेल टेस्ट कहते हैं, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन या ग्रेटर देन तो वो वन टेल टेस्ट कहलाता है, राइट। और जैसे मैंने को पहले भी बताया था कि आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप हमेशा इक्वल टू शक्ल में भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट कंपल्शन कि आप उसको हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखो, क्योंकि वन टेल और टू टेल का हमें कहाँ से पता चलता है, ओनली बेस्ड ऑन द H1 और यू कैन से H मीन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेसिस पे ही हमें पता चलता है। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल कि हमने इनको बिल्ड कैसे करना है। सो इसको जो वो देखिएगा। हम जो डिस्कस करें, ओके, फर्दर हमने जो चीज डिस्कस की थी कि जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह की एरर्स होते हैं, वन इज अ टाइप 1 एरर एंड अदर इज अ टाइप 2 एरर, राइट। सो टाइप 1 एरर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ये कंक्लूड करें कि हमारे पास जो H नॉट को हम कहें कि वो H नॉट एक्चुअली में ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर दें, विच इज अ टाइप 1 एरर। जबकि अगर H नॉट जो है वो फॉल्स है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, विच इज अ टाइप 2 एरर। सो दोनों तरह की जो एरर्स हैं वो डेंजरस हैं, हमने इन दोनों की तरह के एरर्स को कम से कम करना होता है। और उसका वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कि वी शुड इंक्रीज द सैंपल साइज, बिकॉज अगर हम अल्फा को इंक्रीज करने के लिए जाएंगे तो बीटा डिक्रीज कर रहा होगा, और अगर हम बीटा को डिक्रीज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज हो रहा होगा। सो हमें करना है कि हमने दोनों को मिनिमाइज करना है। सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज इंक्रीज योर सैंपल साइज, ठीक है, ताकि हम जो है वो इन रिस्क को या इन टाइप ऑफ एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। एज यू नो दैट कि अल्फा जो रिस्क होता है या अल्फा टाइप ऑफ एरर को हम अज्यूम करते चलते हैं। हम कहते हैं ना कि मेरे इस हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर 5% एरर है या 1% एरर है, मीन हम ये प्री अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे इस डिसीजन के अंदर कितने परसेंट तक टाइप 1 एरर है, जबकि बीटा बेसिकली आपके पावर ऑफ टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो इस पूरे कोर्स के अंदर हम अल्फा को ही मेजर फोकस रखेंगे, मीन उसको ही बेस बनाते हुए, लाइक जैसे हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर भी डिस्कस किया था। ओके, सो देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट के अंदर हमने ये चारों टेस्ट पढ़े हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई-स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट। जी टेस्ट और इन चारों टेस्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉमन चीज के
दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ प्री-असम्पशन कि अगर आपने z टेस्ट करना है, t करना है, chi स्क्वायर करना है, f टेस्ट करना है, so आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि योर डाटा मस्ट बी अ नॉर्मल डाटा होना चाहिए, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस भी करेंगे आफ्टर 2 to 3 लेक्चर्स कि वो हम किस तरीके से, माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम उसको डिस्कस करें, क्योंकि हम उनको मैनुअली कैलकुलेटिंग करेंगे। मैं उसको कोशिश करूंगा मिनीटैब और आर के जरिए ही हम उनको डिस्कस करें ताकि हम मीन अपने डीओई की तरफ जा सकें, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अनोवा से स्टार्ट हम कर रहे हैं। ओके, जैसे हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच इज कि जेड टेस्ट कब अप्लाई करना है, टी कब अप्लाई करना है और काइस के कब यूज करना है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसको जो है क्विकली बता रहा हूँ कि जो पहला टेस्ट है जो जी टेस्ट है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, रिमेंबर दैट के वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल फैक्टर एंड वी आर कंपेयरिंग दैट सिंगल फैक्टर अगेंस्ट अ सिंगल स्पेसिफाइड वैल्यू। लाइक जैसे हम एग्जांपल लें कि हम ये कहते हैं कि मैं मटेरियल ए टाइप यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ जो है वो लेट्स से जी बी के इक्वल आएगी, ठीक है। सो इफ वी आर कंपेयरिंग अ वेरिएबल अगेंस्ट अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कि अगर हम उस वेरिएबल की मीन की वैल्यू को एक स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो देन हमारे पास 3 टेस्ट हैं जो हमने पढ़ा था। वन इज कि हमने मीन को टेस्ट करना है और हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो वी विल अप्लाई जी टेस्ट, ओके राइट। और अगर हमने पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करना है और हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है बट सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, तो अगेन हमने कहा था वी कैन अप्लाई द जी टेस्ट, ठीक है। बट अगर हमने पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करना है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैंपल साइज लेस देन 30 है, देन वी कैन अप्लाई टी टेस्ट। बट मैंने आपको प्रॉपर्टी एंड स्टैट्स के अंदर भी बताया था कि जैसे ही आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, गो फॉर टी टेस्ट, ठीक है। रिमेंबर जी टेस्ट का फॉर्मूला, टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला हम क्या यूज करते थे, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n हम इस्तेमाल करते थे। और जबकि t के अंदर भी क्या हम यूज कर रहे होते थे, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s ओवर n अंडर रूट। जबकि जो स्मॉल s हम कैलकुलेट करते थे वो हम कैलकुलेट करते थे समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n-1 करके हम कैलकुलेट कर रहे होते, ओके। एंड टू डू दैट वी फॉलो द 6 स्टेप्स हम फॉलो करते थे, ठीक है। वो 6 स्टेप्स के हैं, वो दैट इज दिस वन, ठीक है। लास्ट वन इज जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। सो जो 6 स्टेप्स होते थे वो हम क्या कर रहे होते थे कि हम सबसे पहले नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को लिखते हैं, लाइक जैसे h नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ऑल्टरनेटिव में हम क्या लिखते थे, अगर टू टेल है तो म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ओके। सो दिस इज टू टेल टेस्ट। सिमिलरली वन टेल के लिए हम क्या लिखते थे, अगर एच नॉट जो है वो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट है तो हम ऑल्टरनेटिव में लिखते थे म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। इसी तरीके से हमारे पास अनदर कंडीशन इज कि अगर एच नॉट लेस देन और इक्वल टू तो ऑल्टरनेटिव ग्रेटर देन हो जाता है। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू लिखते थे जो कि प्री डिसाइडेड होता था, 1% ले लो, 2% ले लो या 5% हम यूज कर लेते थे। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जैसे अभी मैंने को बताया कि जैसे z के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है जी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। देन फिर हम क्या करते थे, इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते थे, कंप्यूट आउट करते थे एंड वी आर राइटिंग डाउन द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता था, अगर टू टेल होता था तो z मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाय 2, वन टेल होता था और अगर h1 ग्रेटर देन है तो z इज ग्रेटर देन z अल्फा, और अगर लेस देन होता तो हम लिखते थे z इज लेस देन माइनस z अल्फा, राइट। इसी तरीके से t के अपने क्रिटिकल रीजन्स होते थे, ओके। और इन द एंड हम कंक्लूजन करते थे बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड क्रिटिकल रीजन। हम कहते थे इफ द कंडीशन इज ट्रू रिजेक्ट h नॉट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स एक्सेप्ट h नॉट, राइट। और प्लस हमने 3 तरह के ये मेथड भी डिस्कस किए थे डिसीजन मेकिंग करने के लिए। हमने क्रिटिकल रीजन की बेसिस पे डिसीजन क्राइटेरियाज पढ़े थे, वो क्या थे कि अगर लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ टी मॉडल
ओके सो हमने जो क्रिटिकल रीजन में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास क्या लाइक वी कैन यूज फॉर एग्जांपल z का क्रिटिकल रीजन है z मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाय 2। सो इसमें हम क्या पढ़ते थे कि लाइक जैसे अभी हमने कहा कि कैलकुलेटेड वैल्यू और दिस इज अ टेबल वैल्यू। सो अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कहते थे इफ द कंडीशन इज टू रिजेक्ट एच नॉट अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट हम कह लेते थे। ठीक है सॉरी इफ कंडीशन इज ट्रू एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज रिजेक्ट एच नॉट हम कह लेते थे। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो पी वैल्यू का हमने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया पढ़ा था कि आपके पास जो पी वैल्यू है दैट इज p value is greater than or equal to alpha value if this is true accept h naught। ठीक है if this is true accept h naught if p value is less than alpha value then we will say reject h naught। ठीक है और हमने कहा था कि ये ऑपोजिट है क्रिटिकल रीजन में डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया और p वैल्यू में डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया उलट है। यहाँ पे क्या था इफ कंडीशन इज ट्रू ठीक है रिजेक्ट h naught राइट अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है जबकि पी वैल्यू में अगर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा है तो एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है और अगर लेस देन है तो रिजेक्ट एच नॉट राइट। थर्ड क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था विच इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी हमने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया डिस्कस किया था। उसमें हमने ये कहा था कि अगर तो आपकी जो टेस्टेड वैल्यू है लाइक हम लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं हम अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं एंड दिस इज अ सेंटर वैल्यू और उसमें हमने कहा था कि अगर तो आपके पास जो टेस्टेड मीन वैल्यू है वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर लाई करती है तो हम कहते थे कि एक्सेप्ट एच नॉट। अगर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज से बाहर लाया करता था तो रिजेक्ट एच नॉट। सो दीज वाज द थ्री क्राइटेरिया व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है जी ओके देन हमने जो है वो दिस इज द पी वैल्यू दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है जो भी हमने डिस्कस किया। ओके देन हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने डिफरेंस ऑफ मीन को जो है वो टेस्ट करना है सो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल न्यूमेरिकल मीन वैल्यू को कंपेयर करें हम स्पेसिफाइड से अगर मुझे दो ग्रुप्स को दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना है। दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का क्या मतलब है कि इफ वी आर सेइंग कि आपके पास जो है आर मशीन ए और मशीन 2 आर इक्वली गुड और नॉट or we can say is the supplier A is better than supplier B, so we are comparing the two groups ठीक है and both the groups are independent। so इसमें हम क्या करते थे कि H naught mu A minus mu B is equal to 0 ओके और ऑल्टरनेटिव में हम क्या करते थे H1 H2 कह लो या AB A minus mu B is not equal, so this is a two tail, so similarly one tail को भी आप उसी तरीके से बना सकते हो। और हमने कहा था कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो वी कैन अप्लाई z डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है व्हिच इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस mu1 पढ़ा था हमने माइनस mu2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 राइट दैट वाज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसी तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सॉरी अनदर के अगर आपके पास स्टिल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है बट सैंपल साइज अगर ग्रेटर देन 30 है तो भी आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूरिंग दैट स्टैटिस्टिक्स कोर्स कि नॉर्मली हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन नहीं होते। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी आर whenever we are comparing the two groups and the standard deviations are unknown, so we always prefer the t distribution। ठीक है so हम t टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं और t टेस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption होती है जब आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो तो दैट इज दिस ओके। सो नॉर्मली हमने कहा था कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो नंबर वन कंडीशन इज फॉर द t डिस्ट्रीब्यूशन इज कि आपने मेक श्योर करना है कि डेटा नॉर्मल है। ठीक है द सेकंड कंडीशन इज कि हम चेक करेंगे कि क्या वेरिएंस इक्वल है या वेरिएंस अनइक्वल है। सो अगर वेरिएंस इक्वल है तो हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
SP into 1 over n1. SP stands for pooled standard deviation, हमने डिस्कस किया था 1 over n2, और SP का अपने एक फॉर्मूला था which is n1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 s2 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2, आई थिंक सो ये फॉर्मूला था, और इसका स्क्वायर रूट शायद यहाँ पे -2 भी था, सो उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। दैट वाज इन द केस ऑफ कि अगर वेरिएंस इक्वल है, राइट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें क्या होते थे n1 प्लस n2 -2, और जब वेरिएंस अनइक्वल होता था तो टी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, ऊपर सेम कंडीशन थी बट नीचे हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाता था, फॉर्मूला होता था s1 ओवर n1 प्लस s2 ओवर n2 हमारे पास होता था, ठीक है जी। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो काफी जो कॉम्प्लेक्स वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ठीक है, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते, ओके। तो इसको मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस भिजवा दिए हैं, अदरवाइज यू कैन आल्सो टेक इट फ्रॉम योर चैप्टर 2 जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वाली बुक मैंने आप लोगों को शेयर की हुई है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है ओके, सो दिस वाज द सेम। नेक्स्ट हमने टेस्ट पढ़ा था विच इज अ पेयर टी टेस्ट, ठीक है जी। सो पेयर टी टेस्ट हमारे पास क्या होता था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रिगार्डिंग द मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और हमने इससे प्रोडक्शन की एंड वी फाउंड दैट कि ये मशीन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हमने उसकी एक मेंटेनेंस की, ठीक है, और मेंटेनेंस करने के बाद हमने दोबारा से उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड वी वांट टू कंपेयर दैट कि वो जो मेंटेनेंस हमने की है वो अप्रोप्रिएट भी रही या नहीं, या मीन हम कह रहे हैं कि उस मशीन की परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई या नहीं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वो मेंटेनेंस जो है वो बेनिफिशियल रही या नहीं रही। तो उस केस के अंदर हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। so, जब भी आपने बिफोर एंड आफ्टर की सेंस में, सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में दोनों के दोनों ग्रुप्स टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि पेयर टी टेस्ट में डिपेंडेंट होता है। तो जो आपने जिस मशीन के ऊपर परफॉर्मेंस की है उसी मशीन के ऊपर दोबारा से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो टू चेक कि वो मेंटेनेंस बेहतर हुई या नहीं, ठीक है। सो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो हम पेयर टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ओके। और जाहिर बात है इसका हमने एच नॉट कैसे लिखते हैं, म्यू डी हम लिखते थे, आई होप आप लोगों को याद है कि हम इसमें एच नॉट लिखते थे, एच नॉट म्यू डी इज इक्वल टू 0, और ऑल्टरनेटिव क्या था, म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0, मीन सो यहाँ पे म्यू डी हम कैसे कैलकुलेट करते थे, दैट इज बेसिकली x माइनस वाई करके, मीन दो ग्रुप्स के डिफरेंस लेके हम लेते थे, और इस d की एवरेज बेसिकली म्यू डी को इंडिकेट कर रही होती थी, ओके। सो दिस वाज द कि अगर हमने पेयर की शक्ल के अंदर जो है वो टेस्ट करना है दो ग्रुप्स को, एंड देन वी आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द वेरिएंसेस कि अगर हमने वेरिएंस को टेस्ट करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करना है, so, अगर हमने सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करना है सो वी हैव द chi-square टेस्ट, और अगर हमने रेशियो ऑफ वेरिएंस को टेस्ट करना है, मीन दो वेरिएंस की इक्वालिटी को टेस्ट करना है, सो वी कैन अप्लाई द एफ टेस्ट। सो अब इंस्टेड ऑफ मीन chi-square में हम क्या यूज कर रहे थे, एच नॉट वेरिएंस इज इक्वल टू द वेरिएंस, और जबकि ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, वेरिएंस is not equal to the variance, this is a two tail, similarly one tail और two tail उसी तरीके से हम लिख रहे होते हैं जैसे हमने मीन में लिखा है। so this is a test statistics, ठीक है। so these are the alternative and against each alternative we have the critical region, so अगर two tail है so we will apply this, one tail है तो we can use this based on the h, ठीक है, and the decision criteria is the same based on the critical region as well as based on the p value as well as based on the confidence interval। और अगर आपने जो है वो एफ टेस्ट अप्लाई करने, तो एफ टेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली रेशियो की हम शक्ल ले रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एच नॉट जो है वो आइदर इक्वल, बल्कि बेटर होगा कि हम यहाँ पे डिफरेंस की बजाय एच नॉट कैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
रिमेंबर दैट जैसे हमने प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में मैंने को बताया था कि मीन्स का आप डिफरेंस के जरिए टेस्ट कर रहे थे कि जबकि वेरिएंस में रेशियो की सेंस नहीं होते, सो वी कैन नॉट राइट सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वेरिएंस हमेशा रेशियो की सेंस में की जाती है, और ऑल्टरनेटिव इस केस में क्या होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर sigma 2 square is not equal to 1, so this is a two tail. So similarly we can write down the one tail, as you know that कि वो one tail हम कैसे लिख सकते हैं, like this। और इनके अगेंस्ट हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स हैं, एंड अगेन द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज आर द सेम, ओके। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का फार्मूला था, एंड दिस इज द हायरार्की जो अभी तक जितने हमने टेस्ट पढ़े, ठीक है। कि अगर आपके पास एक मीन वैल्यू है और आप उसको टारगेट से कंपेयर कर रहे हो और आपने उसको एक ही दफा मेजर किया है, मीन सिंगल वैल्यू कंपेयरिंग विद द टारगेट, क्या डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है वी कैन अप्लाई वन सैंपल टी टेस्ट। अगर सिग्मा अननोन है, तो ये मैं उस सूरत में ये टेबल बनाया। और अगर वो आपके पास सिंगल फैक्टर है बट आप उसको दो दफा मेजर कर रहे हो, मीन डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि पेयर्ड की शक्ल में, तो अगेन आपने वो देखने का डिफरेंस ऑफ डाटा नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो पेयर टी टेस्ट। अगर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले चेक करो कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल है तो देन फिर हम इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट करते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट करने के लिए हमने एफ टेस्ट पढ़ा है। सो यहाँ पे मैंने लेवनीज टेस्ट का जिक्र किया हुआ है, सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो टेस्ट पढ़ा इक्वालिटी को चेक करने के लिए, वी कैन अप्लाई द एफ टेस्ट, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि यस एफ टेस्ट आ जाता है जी, यस वेरिएंसेस आर इक्वल, तो देन हम इक्वल वेरिएंस के अकॉर्डिंगली टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर एफ टेस्ट कहते हैं कि जी वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, देन हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब वेरिएंसेस आर अनइक्वल तो उसको हम वेल्च अप्रोक्सीमेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप के